हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए आज का पहला प्रश्न है हमारा। प्लीज़ आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो को देखें, क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ टेक्निकल ख़राबी हो गई जिस वजह से मेरा नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है और उसको ठीक होने में समय लग रहा है। तो आप प्लीज़ चैनल पर जा कर के देख लें और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपके बहुत सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है और वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। टेक्सटाइल के एक्सटेंशन के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर जा कर के देखें। तो आज का पहला प्रश्न है, 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है। सामूहिक खेल, एकांकी खेल, समांतर खेल या इनमें से कोई नहीं। तो 2 वर्ष की अवस्था में बालक कैसा खेल खेलता है? समांतर खेल खेलता है। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं? 6 से 12 महीने, 12 से 15 महीने, 15 से 18 महीने या 18 से 24 महीने। तो 18 से 24 महीने में बालक क्या करते हैं? दो शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मम्मा, मम। इस तरह से ऐसा दो शब्दों को अपना बोलने लगते हैं, जैसे कि इधर आ, उधर जा, बॉल ला। इस तरह के वर्ड्स को वो बच्चे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? स्थैतिक कार्य को कम कर देना, गतिक कार्य को कम कर देना, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से, बारी बारी के स्थैतिक एवं गतिक कार्य के द्वारा। तो घरेलू कार्य में थकान जो कम होती है उसमें क्या होता है? श्रम एवं समय बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से हम घरेलू कार्य में थकान को कम कर सकते हैं और यह सबसे उपयुक्त विधि है। ओके और जैसे कि अगर समय और श्रम को बचत करने के उपकरण के बारे में पूछ ले तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? जैसे प्रेशर कुकर है, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, आपका वैक्यूम क्लीनर आदि समय एवं श्रम को बचाने वाले उपकरण हैं। नेक्स्ट है हमारा, डायबिटीज मेलेटस हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं। शुगर इस इंसुलिन के अधिक श्रावण के कारण, इंसुलिन के कम श्रावण के कारण, लीवर के सही कार्य न करने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका डायबिटीज मेलेटस होता है वो किससे? इंसुलिन के कम श्रावण से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। और यह इंसुलिन कहाँ से इसका सिक्रीशन होता है? तो यह पैंक्रियास की बीटा सेल्स के कोशिकाओं के द्वारा यह उत्पादित होता है, वहाँ से इसका सिक्रीशन होता है। और जो हम सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत ये हमारा डायबिटिक मेलेटस आता है। और इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या अभिशोषण क्या है? वह चयापचय पूरी तरह से नहीं हो पाता है और यह हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के 2 फॉर्म है। कौन कौन से? एक ग्लूकोज है, दूसरा स्टार्च है। तो ये क्या करता है? हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिससे कि रक्त में शर्करा आने लगती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, जब ध्वनिग्राम को एक साथ करके उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। जहां ध्वनिग्राम होता है क्या? लकारी वाले, जो आपका यहाँ ध्वनिग्राम के बारे में पूछा जा रहा है कि लकारी वाले। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लकारी वाले, भाषा बनाने वाली ध्वनि, तुतलाने वाले या कुंजन करने वाले। ये यहाँ पे क्वेश्चन है। जब ध्वनिग्राम को एक साथ उनके शब्दों को मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। जहाँ ध्वनिग्राम क्या होता है? लकारी वाले, भाषा बनाने वाले ध्वनि, तुतलाने वाले या कुंजन करने वाले। तो जो वहाँ पे ध्वनिग्राम जो होता है वो क्या है? भाषा बनाने वाली ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, और जहाँ यह भाषा बनाने वाली ध्वनि कौन सी है? ध्वनिग्राम होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
स्टर्नम को कहते हैं हंसली की हड्डी, सीने की हड्डी, कंधे की हड्डी या कॉलर की हड्डी। स्टर्नम को क्या कहते हैं? तो स्टर्नम को हम सीने की हड्डी कहते हैं। ठीक है, सीने की हड्डी को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट होता है। और यह कहाँ स्थिति होता है? तो यह लंबी चपटी अस्थि वक्ष के बीच में, गर्दन के नीचे, पेट के ऊपर तक स्थित होती है और पसलियों के सामने के सिरे इसी की लंबाई के अनुदेशित दोनों ओर जुड़े हुए होते हैं। जो ये सामने के सिरे हैं वो क्या है? इसी की लंबाई के अनुदेशित इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो स्टर्नम क्या है? वो क्या है? सीने की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है खाना बनाने की विधि जिससे खाद्य पदार्थ सीधे तेज भाप के संपर्क में आते हैं, वह क्या है? सीधे तेज भाप की बात कर रहा है, स्टीमिंग की बात कर रहा है। ग्रिलिंग, भूनना, बेकिंग या भाप में पकाना। तो यहाँ पर जो खाना बनाने की विधि जिसमें सीधे ताप के संपर्क में आते हैं, तेज ताप के, भाप के नहीं सॉरी, यहाँ ताप के संपर्क में आते हैं, तो इसलिए वह कौन सी विधि कहलाती है? तो वह आपकी वो भूनना है, मतलब रोस्टिंग विधि कहलाती है, क्योंकि बिल्कुल सीधे आग के संपर्क में आते हैं। यहाँ पर गलती से भाप हो गया था तो यहाँ पर ताप होगा। ठीक है, बोलने में मेरे फर्क हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर भूनना या सेकने की प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक प्रत्यक्ष भूनना और दूसरा कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष भूनना। भूनने की प्रक्रिया यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्यक्ष भूनना, इस विधि जो प्रत्यक्ष भूनना है वह क्या है? इस विधि के जो सीधे आग में रखकर पकाया जाता है। जैसे हम लोग क्या, आलू है, भुट्टा है, शकरकंद है, इनको क्या हम सीधे आग पर रख करके बना लेते हैं। और दो प्रकार की विधि हो गई थी। तो इसमें एक तो आग पर पकाने वाली हो गई थी और जो डायरेक्ट है उसमें क्या हम डायरेक्ट भून देते हैं। ओके, और यहाँ पर एक इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? इस विधि में भोज्य पदार्थ सीधे आग में नहीं रखे जाते हैं, बल्कि भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए आग किसी माध्यम से पहुंचाई जाती है। जैसे कढ़ाई में रेत, नमक डालकर या चने या मूंगफली, चावल को भूनना। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार की विधियां हैं जिसमें सीधे आग के संपर्क में करते हैं और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रोस्टिंग की भी दो विधियां हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिदर्श, समष्टि, गुण या सर्वेक्षण। तो ये जो हमारा रिसर्च शब्द है, शोध क्या है या रिसर्च शब्द है कि समस्त व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं समष्टि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। और जो ये रिसर्च शब्द है यह दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। री मतलब पुनः और सर्च करना मतलब खोजना। ठीक है, तो मतलब क्या, इसको बार बार खोजना ये शब्द है। ठीक है, अतः जो शोध है वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान को परिमार्जन तथा विकास अथवा किसी नए तत्व को खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करता है। समष्टि से तात्पर्य, अब समष्टि क्या है? समष्टि से तात्पर्य व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करके रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समष्टि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका समष्टि सही हो जाता है। हृदय में डायस्टोल के समय क्या होता है? सभी चैम्बर फैलते हैं, सभी चैम्बर सिकुड़ते हैं, एट्रिया सिकुड़ता है या वेंट्रिकल सिकुड़ता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रसारण। डायस्टोल को क्या कहते हैं? प्रसारण करना, प्रसारित करना। पहले मतलब इसका समझ लेंगे हम लोग, क्या प्रसारण करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? सभी चैम्बर फैलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रसारण या डायस्टोल स्पंदन की इस प्रवस्था में हृदय पेशियों के अनुपस्थिति के फलस्वरूप हृदय का आयतन बढ़ जाता है।
क्या होता है, हृदय का आयतन बढ़ जाता है, जिससे शरीर में विभिन्न अंगों में रुधिर वापस जाने वाली शिराएं अपना रुधिर हृदय में भर देती हैं। तो यह क्या है, जो प्रसारण है, ये डायस्टोल को क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। अगर आप इस नाम से याद करेंगे तो आपको समझ में आए। प्रसारित करना मतलब इसके सभी हृदय के जो 4 चैम्बर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सभी फैलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया। किसने किया श्री निकेतन, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको आप याद रखें कि श्री निकेतन योजना किसके द्वारा आरंभ की गई। तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विनोबा भावे ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनके द्वारा यह श्री निकेतन योजना का शुभारंभ किया गया। और यह कब किया गया, 1921 में श्री निकेतन में एक संस्था की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था ये जानिए आप। 1921 में इस संस्था की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य को देखें आप, ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण कर ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा साधनों में विकास करना। कभी कभी डायरेक्ट उद्देश्य ही पूछ लेता है, तो आप उद्देश्य को ध्यान से देख लें। कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठें और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलती हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कुछ आगे चला गया तो आप स्टॉप करके फिर से उसको दोबारा सुन लें और उसको देख लें। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ। तो कब सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ है, 2 अक्टूबर 1950, 25 मार्च 1950, 2 अक्टूबर 1952 और 2 अक्टूबर 1964 को। ठीक है, तो जो सामुदायिक विकास योजना है इसका आरंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। कब, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों के द्वारा शुभारंभ इसका हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद क्या हमारे वो कौन थे, वो हमारे आपके राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो उनके द्वारा हुआ था। फिर उसके बाद यह ग्रामीण का अपना कार्यक्रम है जिसे वे स्वयं बनाते हैं, चलाते हैं तथा सरकार तो केवल आर्थिक एवं तकनीकी सहायता पहुंचाती है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति उनके अनुभव को साझा करता है तथा उनके विकास के लिए चारों ओर से रास्ते खुले हुए हैं। तो सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ, 2 अक्टूबर सन 1952 को हुआ और किसके द्वारा, श्री राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, या परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो साइकोलॉजी में आपको जब भी पर्सनालिटी आप पढ़ते हैं तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। मन की है, आलपोर्ट की है, वैलेंटाइन की है या म्यूरहेड की है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो परिभाषा है वो किसकी है, वो वैलेंटाइन महोदय की है। और यहाँ पर गिल्फर्ड हाँ बस डिफिनीशन है, तो बस डिफिनीशन के बारे में आप जानिए। प्रकृतियों नहीं, प्रवृत्तियों है। ठीक है, क्या है, प्रवृत्तियों है। तो यहाँ पे यह वैलेंटाइन का कथन है। चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है, पैनल चर्चा, चर्चा छाछठ, बद सत्र जो होता है, और वाद विवाद। तो इसमें जो चर्चा विधि है उसमें सबसे कम समय कौन सा लेता है, तो इसको याद रखेंगे। आपका जो आपकी चर्चा 6 है यह सबसे कम समय लेती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ करेक्ट हो जाता है। जब डिस्कशन हम करते हैं तो उसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है कि सबसे कम कौन सा समय लेता है, तो जो आपका चर्चा 6 है वो सबसे कम समय लेता है। नेक्स्ट है, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर व्यय प्रतिशत बढ़ता जाता है। भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, भोजन पर व्यय प्रतिशत मात्रा घटती जाती है, या भोजन पर व्यय समान हो जाता है। जो एंजिल के अनुसार जो इनका कथन है वह हमेशा क्या कहती हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर व्यय का प्रतिशत
मात्रा में घटता जाता है। अच्छा, और ये एंजिल ने जो ये बताया कि जैसे जैसे हमारा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मनोरंजन, विलासिता की मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता जाता है, ये तो सही है, लेकिन फिर क्या, और साथ ही साथ में और भोजन पर क्या हो जाता है, व्यय का प्रतिशत कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा 5,000 रुपये अगर हमारी इनकम है, तो हमारी इनकम 5,000 रुपये है, तो हम खाने पे 1,500 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमारी अगर इनकम जो है 10,000 रुपये हो गई, मान लीजिए हमारी इनकम कितनी हो जाती है, 10,000 रुपये हो जाती है, तो हम और चीज़ों पर और खर्च करेंगे, और जो हमारा खाने का जो बजट है 1,500 रुपये का, वो वही बना हुआ है, और हम और चीज़ों पर और शॉपिंग करेंगे, थोड़ा घूमने जाएंगे, और भी चीज़ें उसमें बढ़ाएंगे। लेकिन जो हमारा, तो उस हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पर तो व्यय आपका बढ़ता जाएगा, मनोरंजन पे, लेकिन उस हिसाब से इसका खाने का क्या होगा, वो वही बना रहता है, या इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये घट गया। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एंजल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। खाना पकाने की विधि जिससे इडली बनाई जाती है, उबालना, पारबाइलिंग, इडली मतलब किस विधि से बनाई जाती है, तो ये हो गया आपका उबालना हो गया, पारबाइलिंग हो गया, और एक मिनट, ये सॉरी, ये क्वेश्चन आधा रह गया, चलिए मैं इसको आपको अलग से बता देती हूँ। वो जो आपका उबालना है एक पार बॉइलिंग है, और आपका जो है प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष भाप में या अप्रत्यक्ष भाप में, ठीक है, प्रत्यक्ष भाप में या अप्रत्यक्ष भाप में, अप्रत्यक्ष भाप में। तो यहाँ पर जो इडली है वह प्रत्यक्ष भाप पे बनाई जाती है, क्योंकि ऊपर बर्तन रखते हैं, नीचे पर क्या होता है, पानी में स्टीम बनता है और उसमें डायरेक्ट लगता है, इसलिए यह प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। जबकि जब आप प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे तो वह भाप से बनाने की अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। आपका क्या जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो भी बर्तन या जाली का बर्तन रखे हुए हैं उसमें क्या होता है कि पानी सीधे उबलता है और वो उसमें डायरेक्ट लगता है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ढोकला, इडली, मोमोज इसी विधि से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेयॉन जो हमारे रेशे हैं उसमें कच्चे पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, ऊन एवं रेशम, रेशम एवं कपास, जूट एवं लिनन, कपास एवं बांस। तो रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे रेशे, उसमें जो कच्चे रेशे के रूप में क्या बनाया जाता है, रेयॉन रेशे के कपास एवं बांस, ठीक है। क्या कच्चे रेशे के रूप में क्या चीज, कपास एवं बांस का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्यूप्रामोनियम, विस्कस रेयॉन, ये सब अलग अलग सी वैरायटी है, तो इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में ऑप्शन नंबर डी कपास एवं बांस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लाल ताड़ के तेल में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो लाल ताड़ के तेल में क्या पाया जाता है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा है, क्या है, प्रशासन है, एक कला है, एक विज्ञान है, या कला एवं विज्ञान दोनों है। तो ये जो प्रसार शिक्षा है वह हमारा कला एवं विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे, व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह ढक देंगे, बालू फेंकेंगे, या कपड़े को उतार देंगे। तो किसी व्यक्ति के अगर कपड़े में आग लग जाती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह ढक देंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम कौन सा
है? पेपेन, ब्रोमेलिन, एमाइलेज या रेनिन? इसमें क्या हो जाता है? एमाइलेज। अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। ठीक है। अनाज के बीज के अंकुरण के दौरान एलेरोन परत में एमाइलेज इंडोस्पर्म स्टार्च को मेटाबोलाइज करके योग्य शर्करा में हाइड्रोलाइजिन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जड़ों और शूट, मतलब कि यहाँ पर जो वो जड़ों और शूट जो है उसकी वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो जड़ों के जो अंकुरण का के समय उसमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर जो एमाइलेज है अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम का नाम अगर पूछता है तो वो क्या होता है? एमाइलेज होता है। और अनाज के बीज के अंकुरण के दौरान एलेरोन परत में एमाइलेज इंडोस्पर्म स्टार्च को मेटाबोलाइज करने के योग्य शर्करा में हाइड्रोलाइजिन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए? ठीक है। तो मतलब कितना मूत्र विसर्जन करने के लिए उसे कितना पर्याप्त पानी पीना चाहिए? मतलब इतना पानी पिए पर्याप्त कि मतलब रेगुलर एक मूत्र विसर्जन उसको हो। तो यहाँ पर 1200 से 1500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत: भोजन बनाना, कार्य आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन न करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गृह व्यवस्था का सिद्धांत क्या है? कार्य को आराम से करना, कार्य की भोजन बनाना। तो गृह कार्य को क्या करना? गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत क्या है? कार्य को आराम से करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाता है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक। गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत भोजन बनाना भी है और गृह परिवार से संबंधित कार्यों की व्यवस्था कर गृह कार्य व्यवस्था करना। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कार्य व्यवस्था भी आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सटीक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि सारे कार्य को आराम से करना गृह कार्य व्यवस्था का। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को पहले से प्लान कर लेते हैं तो हमारे सारे काम सटीक उतरते हैं। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव क्या है? सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति, ऋणग्रस्तता। तो समाज पर दहेज प्रथा का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर डी, ऋणग्रस्तता होती है। क्योंकि जैसे हम लोग बाहरी दिखावे के लिए क्या करते हैं, अगर आपको मतलब शादी अच्छी करनी है, बड़े होटल से करनी है, बाहर दिखावे के लिए आपके पास नहीं है, आप लोन लेते हैं, लोन कर करके शादी करते हैं और फिर जिंदगी भर लोन को चुकाते रहते हैं। तो ऋणग्रस्तता उसका बहुत बड़ा कारण है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। तो वैधानिकता के आधार पर अगर हम बाजार का वर्गीकरण करते हैं तो उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार या इनमें से सभी। तो वैधानिकता के आधार पर जो हमारा बाजार है सही है और कौन सा गलत है? उचित बाजार सही है, चोर बाजार सही है और खुला बाजार भी सही है। तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में दिया है वैधानिकता के आधार पर विधान के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी करेक्ट हो जाता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, कलेक्टर या कृषि विकास अधिकारी। तो जो ये है कलेक्टर जो होता है वह जिला परिषद का प्रधान होता है। तो यहाँ पर कलेक्टर, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। ठीक है। और जिला परिषद ग्रामीण स्तर, जो ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है जिला परिषद। ठीक है। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष
उपाध्यक्ष को जिला दंडाधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो कलेक्टर जिला परिषद का प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कलेक्टर ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? वोमेन कैप्सूल और मल्टीपीजियल कार्पस, पिरामिड या नेफ्रॉन? तो जो नेफ्रॉन है ये क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। और हमारे शरीर में जो गुर्दे हैं वह कितने होते हैं? वह एक जोड़ी होते हैं, मतलब उन संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और यह क्या कहाँ पर होते हैं? ये उदर गुहा के पृष्ठभाग में कशेरुक दंड के इधर उधर दाएं व बाएं स्थित होते हैं। दाहिनी ओर यकृत की उपस्थिति के कारण दाहिना वृक्क बाएं वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। दाहिना वृक्क जो है वो बाएं वृक्क से कुछ आगे की तरफ स्थित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तनाव यह संचारण के लिए अवरोध है, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक। तो तनाव या संचारण के लिए अवरोध क्या चीज है? संचारण के लिए भौतिक अवरोध है। तनाव या संचारण के लिए भौतिक अवरोध क्या है? भौतिक अवरोध है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी संचार शैली होती है, एक तरीका होता है जिसमें वह एक दूसरे के साथ जानकारी का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो तनाव संचारण है, मतलब संचार का जो तनाव है, टेंशन है, वहाँ पर टेंशन है, वह क्या है? वह भौतिक अवरोध है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है और मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और ये हमारे जो 2000 प्रश्नों की श्रृंखला है, समझिए कि प्रश्न यहीं से आने हैं। अगर इस पूरी श्रृंखला को आप देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। ओके, बाय।